इससे पहले कि हम मूव ऑन करें कि इंडिया की मूव नेक्स्ट क्या हो सकती है, मेरे जहन में ये सवाल आया कि अगर इंडिया आमादा नहीं है पाकिस्तान की ऑफ़र का जवाब देने के लिए तहकीकात गैर जानिबदाराना, तो क्या अमेरिका ऑफ़र कर सकता है तनाज़े को कम करने के लिए? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोई आगे आए और कहे हम तहकीकात कर लें? नहीं, कोई नहीं कर सकता, ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। पाकिस्तान कैन से we want an international inquiry and ask for an international inquiry, or India can say that, or both countries can make a joint demand and they can decide कि कहाँ से UN को कह सकते हैं और किसी इदारे को कह सकते हैं। बहुत से ऐसे इदारे हैं who would be interested in UN normally करने को तैयार होता है, तो they can ask UN because they monitor करते हैं ना सारी टेररिज्म, ये वो सब कुछ करते हैं वो। ठीक है, तो कर सकते हैं, बट खुद नहीं कर सकते। वो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस देना पड़ेंगी एंड सो ऑन। चले, पाकिस्तान ये कर सकता है, पाकिस्तान कैन मेक अ रिक्वेस्ट, बट फ़ायदा कोई नहीं उसका जब तक एक्चुअली इंडिया शुड मेक दिस रिक्वेस्ट ना, क्योंकि इंडिया इल्ज़ाम लगा रहा है, पाकिस्तान तो कह रहा है कि आप एविडेंस दें। यानी इंडिया ताउन नहीं करेगा उनके साथ? कभी भी इंडिया नहीं जाएगा, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, बिकॉज दाल में कुछ काला होगा तो नहीं जाएगा ना, अदरवाइज व्हाई वुड दे नॉट गो। तो एज आई सेड, मैं तो हम्बल पाए, मतलब है कि वो हैट नहीं है मेरे पास, आई वुड से आई ईट माई हैट। अगर इंडिया जाता है और कहता है जी कमीशन बनाए ऑफ इंक्वायरी, अगर ऐसे होता है तो प्लीज गिव मी हैट, आई ईट इट। ओके, आई विद सॉल्ट एंड पेपर। वेरी नाइस। अच्छा, मूव्स की बात करें कि कल आपने 2 इशारे दिए थे कि इंडिया जो रिस्पॉन्स है उसके लिए पाकिस्तान की कमज़ोरी ढूंढेगा और डिले करेगा। अब जो इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है कि ट्विन फाइनेंशियल स्ट्राइक्स इंडिया सोच रहा है, प्लान कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो टेरर फंडिंग को बुनियाद बना रहा है। वो FATF जिससे हम 2022 में निकल गए थे, उसमें दोबारा डलवाने के लिए इंडिया ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं, और IMF को भी ये कन्विंस किया जाएगा कि जो वो फंड देने जा रहे हैं 9 मई को जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हो रहा है वो ना दिया जाए, क्योंकि ये टेरर फंडिंग में पाकिस्तान यूज़ कर रहा है। तो इससे पाकिस्तान किस हद तक हिट हो सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ अगर इस्तेमाल की तो? देखिए, अगर तो इंडिया ये कोशिश करता है कि IMF को इन्फ्लुएंस करेगा तो वो तो नहीं होगा। IMF इज़ कमिटेड टू पाकिस्तान, उनका सियासी एजेंडा होता ही नहीं है। अच्छा, दे विल डू व्हाट दे हैव टू डू, तो दैट विल बी नॉट सक्सेसफुल। FATF जो है वो बिल्कुल जाके वहाँ, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है कि ब्लैक से वाइट, वाइट से ग्रे, ये चीज़ें होती रहती हैं डिपेंडिंग ऑन द रिकॉर्ड। तो मेरा ख्याल है अगर इंडिया वहाँ जाता है, दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान शुड यूज़ दैट फोरम। अगर इंडिया उस फोरम को एक्टिवेट करता है तो से इंक्वायरी कर ले, दोनों मुल्कों के अंदर इंक्वायरी कर ले, तो दैट कुड टर्न द टेबल्स ऑन इंडिया। अच्छा, तो फिर इंडिया क्या करेगा अगर FATF वाले कहते हैं कि चलो जी हम करते हैं फिर इंक्वायरी? बिकॉज देखिए, FATF वाले आपको सुने बगैर तो आपको कंडेम नहीं कर सकते ना। ठीक, तो फिर यही होगा कि सुन लीजिए, फिर उन्हें कहें सुनाएं क्या है, किस बेसिस के ऊपर आप ये हमें एग्जामिन करना चाह रहे हैं। वहाँ तो प्रूफ देने पड़ेंगे, एविडेंस देना पड़ेगा तो फिर FATF को इंडिया भी जाके चेक करना पड़ेगा ना वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अच्छा, सो आई थिंक नथिंग टू वरी अबाउट। FATF is not a threat anymore. And मतलब अब तो we are the target of terrorism यार, for God's sake. तो मतलब हमारे पास इतनी एविडेंस है कि how we are suffering, so there is no evidence against us कि we are promoting terrorism. So there is nothing to worry about on that score. और अमेरिका का फैक्टर इस्तेमाल करते हुए IMF को भी इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता? वहाँ पे लॉबिंग, जो अमेरिकन लॉबी, वो लॉबिंग करेंगे इक्का दुक्का, जैसे ये PTI वालों ने सेनेटर से और कांग्रेसमैन से कोई खतोखतावत करा ली, तो इस तरीके से ये भी करवा लेंगे। ठीक है ना, इनकी बहुत बड़ी लॉबी है ना वहाँ इंडिया की, और बहुत से इंडियन अमेरिकन आर इन वेरी क्रिटिकल पोजीशंस आल्सो, बोथ इन मल्टीनेशनल्स एंड इन अमेरिकन बिग कॉर्पोरेशंस एंड इन द सेनेट एंड इन एल्सवेयर। तो वहाँ इन्फ्लुएंस तो बहुत है इनका, बट आई थिंक दैट्स वेयर पाकिस्तान नीड्स टू गेट एक्टिव। एंड frankly, if you ask me, I think we are not ready for such an onslaught, such a diplomatic onslaught. I don't think our diplomats are strong and articulated enough to counter this onslaught. इसके लिए आपको दोनों सियासी जमातों से जो टॉप आपके यंग पॉलिटिशियंस हैं, who are good in English, who are good in presentation, उनको आपको mobilize करना पड़ेगा. There are some very dynamic politicians in PPP and in PMLN. उनको आप घेरें, उनको ब्रीफिंग हो सही तरीके से, वो सारी दुनिया में घूमें। फॉरेन ऑफिस तो हमेशा साथ लेके चलते हैं ना, मगर फॉरेन ऑफिस में 3-4 जगह पे तो आपके हाई क्वालिटी में एम्बेसडर्स होंगे ना, मगर एम्बेसडर्स जो होते हैं दे ब्यूरोक्रेट्स, दे विदाउट चार्म।
उनको पब्लिक रिलेशनिंग नहीं करनी आती, उनको सिर्फ मैसेजेस कन्वे करनी आती. यू नीड अ पब्लिक रिलेशनिंग एफर्ट, सो यू नीड द एम्बेसडर टू ब्रीफ यू, to come along with you. Right. But as far as the presentation is concerned, you have more credibility Right. than the local ambassador. So I think अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर दोनों सियासी जमातों में बड़े कॉन्फिडेंट यंग मिडिल एज्ड लोग हैं who are articulate, जो वेस्टर्न कल्चर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, whose command of the language and of facts and figures is very good. ये और सेनेट में भी है ऐसे लोग. आप ऐसी एक टीम बनाएं, send it to all the capitals of the world. To tell the audience over there, whether it is think tanks, intellectuals, etc., Right. and with the use of the your embassy staff to send your message across. And the message is not just कि हमने नहीं किया, मैसेज ये है कि ये इंडिया क्या कर रहा जी. है. दोनों there's a two-sided message. हमने नहीं किया, अगर किया तो बताएं, मगर हम बता रहे हैं आपको कि इंडिया क्या कर रहा है. So you have to have a dual-edged sword. Sword. And I think you need to galvanize ठीक है. आपके यहाँ academics and also think tankers, but not bureaucrats. Bureaucrats are very timid people. They don't cross red lines. Right. In issues such as this, you have to be a little more aggressive and charming. You need to know the lingo, the culture, how to reach across. Sometimes you need to sit in a pub and talk about these things. Yeah, Sometimes you need to take a walk in the park. Sometimes you also need to mix a little bit of humor, sarcasm. You know, this is diplomacy. Right. Person to person. Charm is very important. And unfortunately, bureaucrats lack charm. And they are such solid doers. Right. That they stick to the straight and narrow because that's their job. अपीलिंग स्पीकर्स होने चाहिए. हाँ, तो इसलिए बिलावल I भुट्टो think- जरदारी साहब को या एहसन इकबाल साहब को आप ऐसा वो अब नाम मैं नहीं लूंगा, फिर लोग कहेंगे जी कोई फेवरेट आप favor कर रहे हैं, अब मैं हाँ. किसी का नाम नहीं लूंगा, Okay. मगर कोई मुश्किल नहीं है. हाँ, रॉकेट ढूंढना. साइंस नहीं है. 8-10 लोग इधर हैं, 8-10 लोग उधर हैं. पीपल्स पार्टी में भी हैं, वहाँ खवातीन भी बड़ी ज़बरदस्त हैं वहाँ. जितनी ज़्यादा खवातीन आप, मगर खुदा के लिए तो हमें प्लीज़ वो खवातीन मत लेके जाएं. अब मैं मैं चाहती भी नहीं वो हूँ कि जो मैं आपको बहुत मज़ीद कोई बड़ा दूँ. अच्छा काम कर रही हैं यहाँ जी. इस कल्चर में, जी. इस माहौल में, ठीक, ठीक. they're doing a great job. Okay. But they're not suitable. aligned with. They're not suitable for that culture. Okay. And how to deal with those people. तो माजी में जो रही हैं इस फील्ड में या इस तरह के ओहदों पर जिन्होंने काम किया है वो जा सकते हैं, जिन्होंने फॉरेन अफेयर्स डील किए हैं. फॉरेन इशारा. अफेयर्स डील किए हैं, एनजीओज के साथ डील किया जी. है, थिंक टैंक्स के साथ डील किया हाँ. है, जिनको पता है हाउ टू लगा लेंगे खोज, ढूंढ लेंगे, ढूंढ ढूंढने लेंगे, वाले हैं ऐसी हैं, मौजूद हैं. कमेटी बनाए, टीम बनाए. वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये काम करना चाहिए. आने वाले दिनों में अगर आप इंटर अपना मुकदमा अच्छे अंदाज में लड़ना चाहते हैं, भारत को मजीद पसपा करना चाहते हैं, इससे पहले कि वो आपकी फाइनेंशियल फॉल्ट लाइंस को अटैक करे. इस वाक़े की आड़ में नरेंद्र मोदी जी सरकार क्या हासिल करना चाहती थी, शायद वो हासिल नहीं हो पाया. तो वो कोई बाकी सवाल options- जवाब नहीं है आज कोई. आप सवाल जवाब की तरफ जाना चाहेंगे या आप चाहेंगे कि ज़्यादा सेंसिटिव इशू एड्रेस हो जाए जो कश्मीर में हो रहा है या जो इंडिया में इस्लामोफोबिया की आड़ में हो रहा है? फैसला आपका. नहीं ठीक है. हाँ. फिर माजरत कर लें, हमारे बहुत से सवाल आएंगे. उसमें ये मेंशन करना चाहूँगी सेठी साहब के जितने सवाल आ रहे हैं, स्पेशली आपके दवायर को इंटरव्यू के बाद, करण थापर साहब को इंटरव्यू के बाद, उसमें सबसे पहले आपकी तारीफ होती है, अंदाज को सराहा जाता है जिस तरह से आपने पाकिस्तान का मुदल्लल अंदाज में मुकदमा लड़ा. हैट्स ऑफ टू यू. लोग आपको सलाम पेश कर रहे हैं और वो इतने तारीफ पर मबनी मैसेजेस हैं कि आधा मैसेज सवाल के बजाय आपकी तारीफ पर होता है. प्लीज़ काट दें, कुछ तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने करी दी. आप और बाकी जो सवाल है उसको छोटा करके तो वो आप पेश कर दें. आज वैसे ये कल के लिए रखें, कल सारे का सारा दिन अगर कोई ठुआ ना होगी तो फिर यही बात करेंगे. अल्लाह ना करे. लेकिन आप सबके तारीफ का, तहसीन का, दाद का बहुत शुक्रिया. ये फ़र्ज़ बनता था बड़ी मेहरबानी. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल दी फीडबैक दैट आई हैव रिसीव्ड. नहीं जी, मैंने तो अपने दिल की बात की है. मैं किसी के कहने के ऊपर मैंने नहीं बात की. आई जेन्युइनली फील दिस and so I've said it. तो वापस आते हैं उस मसले की तरफ जिसकी तरफ तवज्जो ना सिर्फ ये कि बीबीसी बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कराई है, अल जजीरा में भी बाकायदा रिपोर्ट किया गया है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है. आयशा, मैंने ये रिपोर्ट अपने सामने रखी हुई है. इससे बेहतर क्या मैं आपको यही पढ़ के सुना दूँ. खलासा भी साथ साथ करता जाऊँगा, ट्रांसलेट भी करता जाऊँगा कि ये इंडिया के अंदर अल जजीरा ने निशानदेही की है कम से कम 20-25 पिछले 2-3 दिन के अंदर गाने बाने शुरू हो गए हैं इस्लामोफोबिक, जो कि एंटी मुस्लिम,
हेट्रेड फैला रहे हैं जी। और पाकिस्तान की इतनी बात नहीं है जितनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक इस्लामोफोबिक वेव, और उसके जो व्यूअर्स हैं कोई 2 लाख हो गए, किसी के 3 लाख होते जा रहे हैं, 5 लाख हो गए, दिन ब दिन चल रहा है। स्क्रॉल कर रहे हैं इंडियंस, हिंदूज। उसमें बहुत से गाने उन्होंने आइडेंटिफाई किए जी। और यूट्यूब के ऊपर इससे अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। वो कहते हैं कि अप्रैल 22 को अटैक हुई और 24 घंटे के बाद एक नया गाना यूट्यूब 23 अप्रैल को आ गया। पहले धर्म पूछा, जी। दे आस्क्ड अबाउट रिलीजन फर्स्ट। Yeah. आप पूछा कि आपका मज़हब क्या है, ये गाने में है। और इंडियन मुस्लिम्स को टारगेट किया और ये इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुओं के ख़िलाफ़ ये साजिश कर रहे हैं, इसलिए इनको अब इंडिया छोड़ के चला जाना चाहिए। और 2 लाख से ज़्यादा जी इसकी व्यूज़ होगी जी 9वें दिन। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है जी। अब एक नहीं हुए तो कट जाओगे, जागो हिंदू जागो। और हिंदुत्व मूवमेंट को ये हवा दे रहे हैं सारे, और धर्म युद्ध में बदल रहे हैं इस मामले को। और भी इस तरह के बहुत से गाने हैं कि मोदी जी महायुद्ध हो जाने दो, उकसा रहे हैं। दिन ब दिन हर रोज़ एक नया गाना आ जाता है और लोग सुन रहे हैं। और ये यूपी में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में वायलेंस भी शुरू हो गया मुसलमानों के खिलाफ। जी, केसेस भी रजिस्टर हो रहे हैं और अटैक्स शुरू हो गए हैं, थ्रेट्स आनी शुरू हो गई हैं। कश्मीरी मुसलमानों को, खुसूसन स्टूडेंट्स को जो मुख्तलिफ स्टेट्स में जो पढ़ रहे हों, वो वहाँ से उनको निकाला जा रहा है। एंड दे आर रशिंग टू बैक टू कश्मीर। तो इस किस्म की चीज़ शुरू हो गई है वहाँ। लेकिन सेंसरशिप हो रही है तो वो पाकिस्तानी चैनल्स पे हो रही है, पाकिस्तानी अकाउंट्स पे हो रही है। इस तरह के गानों को मोदी जी सरकार नहीं देख रही, जो वहाँ पर देख रही, हेट स्पीच फैला रहे हैं। और इसके अलावा अब वहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे इजराइल ने हमास को के ऊपर अटैक किया है, वो कहते हैं यहाँ भी आप मुसलमानों के ऊपर इसी तरीके के साथ करें। आप सोच लीजिए किस लेवल पे ये लोग चले गए हैं कि एक किस्म का ये कह रहे हैं कि इजराइल ने ठीक किया, फ़लस्तीनियों को मारा है, और कह रहे हैं उसी तरीके के साथ आप मुसलमानों को यहाँ मारें, अपनी रियासत को ये कह रहे हैं। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। ये इंडिया को किधर लेके जाएगी ये हवा? ये तो देखिए पता चलेगा बाद में, जैसे हमें बाद में पता चला कि ज़िया-उल हक की हवा हमें कहाँ ले गई, तो इनको भी पता चलेगा कि आरएसएस और बीजेपी की हवा हिंदुस्तान को कहाँ ले जा रही है। और अभी तक अगर इनको समझ नहीं आई, जेन्युइनली मैं ये समझता हूँ, जेन्युइनली, कि इंडिया जिस रुख पे चल रहा था अंडर द नेहरूज एंड गांधीज, ठीक है कि दे वर बिकमिंग अनपॉपुलर, वो डिनेस्टी शुरू हो गई थी, करप्शन आ रही थी, सब कुछ, मगर जो बेस इंडिया का था एज अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट, तो इसी फैमिली ने बनाया था। और इसी फैमिली ने इंडिया को एक रोमांस बनाया था विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। बीजेपी ने आके वो रोमांस ख़त्म होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब का अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो छुपा नहीं हुआ किसी से। वो और बात है कि रियासत के इंटरेस्ट हैं, तो इसलिए हर रियासत दूसरी रियासत को अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ट्रीट करती है। मगर इंडिया का वो इंडिया नहीं है जो पुराना इंडिया था। और ये जो नई जनरेशन है इंडिया की, ये भी वो पुरानी जनरेशन नहीं थी जिनका होल आउटलुक वाज डिफरेंट। ये दिस इज़ इनवर्ड लुकिंग एंड एरोगेंट। अच्छा, अब सारा वक्त मुझे इंडियन कहते हैं कि जी अब हम ग्रेट पावर बनने जा रहे हैं, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो ये है, हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है, हमारे इतने रिजर्व्स हैं। ये पाकिस्तान क्या है, झड़ हटो, हम तो बहुत बड़ी लीग में जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दे हैव अ वेरी डायनामिक इकोनॉमी एंड अ डायनामिक प्राइवेट सेक्टर, कोई शक नहीं है इसमें, एंड दे आर ग्रोइंग इकोनॉमिकली। बट अगर आप उनके दूसरे स्टेटिस्टिक्स देखें जो वो कभी नहीं दिखाते कि कितने मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इंडियंस आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, हाउ द माइनॉरिटीज आर फेसिंग परसिक्यूशन एंड, और इस किस्म के जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, तो आपको एहसास होगा कि इंडिया विल नॉट बी अ ग्रेट पावर। अ ग्रेट पावर जो है उसके डेफिनेशन में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होती है कि जिस नेबरहुड में हो, वहाँ उस नेबरहुड के जो रियासतें हैं वो आपको तस्लीम करें एज अ ग्रेट पावर। उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको तस्लीम करे एज अ ग्रेट पावर। कोई भी इम्पीरियलिस्ट नेशन या जिस किस्म का शॉर्ट साइटेड और बिगेटेड नेशन इंडिया बनता जा रहा है, वो कैन नेवर बी अ ग्रेट पावर। इट कैन बी एन इम्पीरियलिस्ट पावर बट इट कांट बी अ ग्रेट पावर। ग्रेट पावर के साथ एक सिविलाइजेशनल चीज़ आती है
जो मुल्क ये कह सकता है या जो हुकूमत ये कह सकती है और जिसकी आवाम बड़ी खुशी मनाती है कि आपका पानी हम बंद कर देंगे, ठीक, तो आप सोचिए आज मुसद्दक मलिक साहब ने याद दिलाया इस इंटरव्यू के अंदर कि पानी जो है इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। पानी एक सिविलाइजेशन के साथ होता है। जहाँ जहाँ दरिया चलते हैं आते हैं वहाँ सिविलाइजेशंस ग्रो करती हैं। इसीलिए इंडस सिविलाइजेशन इंडस दरिया से निकली, एंड सो ऑन, नाइल की सिविलाइजेशन, ठीक, एंड ऑल द अदर मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, उनके साथ सिविलाइजेशंस साथ लगी हुई होती हैं। तो आप जब बात करते हैं कि आप पानी बंद करेंगे तो यू आर एक्चुअली सेइंग सिविलाइजेशन को उड़ा देंगे आप। एंड सो बी केयरफुल कि आपकी रीडिंग ऑफ हिस्ट्री शुड बी गुड इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। तो एंड टू टॉक अबाउट डिस्ट्रॉइंग अ सिविलाइजेशन, इससे ज़्यादा इनह्यूमेन कोई पॉलिसी नहीं हो सकती। ये अप्रोच ही उनकी फॉल्ट है। एंड सो देयरफॉर आई थिंक ज़रा सोचना चाहिए इंडियन प्लानर्स को और इंडियन के इंटेलेक्चुअल्स को जो इस चीज़ किस्म की चीज़ को सपोर्ट करते हैं या धमकियाँ देते हैं। जंगी जुनून की मौजूदगी में और इस तरह के हिजान की मौजूदगी में आप जितना मर्जी दावा कर दें कि आप ग्रेट पावर बनने जा रहे हैं, आप उस मंजिल को हासिल नहीं कर सकेंगे, लेकिन सिर्फ ख्वाबो ख्याल की हद तक।